दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के बारे में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो डाक विभाग ने अभी नया हाल ही में जो चयन प्रक्रिया है इसमें बहुत ही बड़ा बदलाव कर दिया है। यदि आप पोस्टमैन की या फिर मेल गार्ड या फिर एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस बात का जानकारी होना चाहिए कि ये 2022 में जो आपका चयन प्रक्रिया है किस प्रकार से होने वाला है, क्योंकि हाल ही में 15 तारीख को चयन प्रक्रिया के बारे में 13 स्टेज का एक बड़ा सा जो ऑर्डर है उसे जारी किया गया है। उसमें हर एक स्टेप में बताया गया है कि आपका जो चयन होगा, सिलेक्शन होगा, किस प्रकार से किया जाएगा और कैसे होगा। तो आज की हम इस वीडियो में टोटल हम बात करने वाले हैं और इसके लिए हमने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है। इसको हिंदी में हमने पूरा बनाया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। पूरा हिंदी और इंग्लिश में हमने टोटल उस ऑर्डर को ट्रांसलेट करके आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। ये डेमो आपने देख लिया है, अभी आप पूरा इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखें जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। इस बार क्या है, अब होगा नए तरीके से आपका चयन, सिलेक्शन जो होगा न्यू तरह से होगा और इसमें क्या क्या जो कंडीशंस फॉलो की जाएंगी उन सभी कंडीशंस के बारे में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, यदि आपने इस ऑर्डर का पीडीएफ नहीं देखा तो आप पीडीएफ सबसे पहले हम आपको पीडीएफ दिखा रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा एक इंग्लिश का पीडीएफ है। तो हमारे साथ में जितने भी कैंडिडेट जुड़े हैं व्हाट्सएप पे, उन सभी का जो मुझे मैसेज आने लगा कि आप मुझे इसका हिंदी में बताइए, तो इसीलिए मैंने इस पीडीएफ को टोटल हमने ट्रांसलेट कर दिया हिंदी में और हिंदी में मैं आपको अब बताने वाला हूं कि ये क्या होने वाला है, ठीक है। और आपका जो चयन है, सिलेक्शन है, किस प्रकार से होगा तो आप पूरा इस पे देख सकते हो। तो इसके लिए हमने काफ़ी मेहनत की है, तभी हम इसको लिख पाए हैं। जैसा कि ये पहला पेज हमने इस पे फ़ोटो में हमने सिलेक्ट कर दिया क्योंकि ये टाइपिंग करना थोड़ा सा अच्छा नहीं था। तो ये आप देख सकते हो कि जो इसमें प्रोसीजर है, किसका प्रोसीजर है, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट बेस्ड ऑन सिंगल एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस, पोस्टमैन और मेल गार्ड। यदि एमटीएस, पोस्टमैन, मेल गार्ड के लिए आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको यह जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है कि इस बार जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है वह किस प्रकार से है। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि हमने 4 घंटे मेहनत करके हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग करके हमने आपके पास ये वीडियो पहुंचाने का प्रयास किया है, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट में दिया गया है पहले नंबर पे ऑप्शन फॉर पोस्ट, ठीक है। पद के लिए क्या विकल्प हैं, किन पद के लिए विचार किया जाएगा, यहाँ पे आपको बताया गया है, ठीक है। तो इधर पे आप इंग्लिश पे देख सकते हैं, वैसे भी आपने इंग्लिश पे पूरी पीडीएफ को आपने रीड कर लिया होगा। तो इधर हिंदी पे देखते हैं, पोस्टमैन, मेल गार्ड, एमटीएस, ये तीनों पद हैं। किन पदों के लिए, एक आवेदक जो है 1, 2 या 3 पद के लिए विकल्प दे सकता है। जैसे आपके पास तीनों ऑप्शन है तो आप तीनों का विकल्प दे सकते हैं, ठीक है। चयन के लिए उम्मीदवार तभी विचार किया जाएगा जब किसी पद की पात्रता को पूरा करने के अधीन चुना गया है। उस कैंडिडेट को तभी चुना जाएगा जब उस पद के लिए उसकी जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको पूरा फिलफिल करता है। एग्जाम्पल के लिए मेल गार्ड के लिए एक आवेदक तभी विचार किया जाएगा जब मेल गार्ड के लिए विकल्प दिया गया हो, अन्यथा मेल गार्ड के लिए योग्यता सूची तैयार करते समय उसकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा। उसकी उम्मीदवारी पर पूरा विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसकी पूरी योग्यता होना चाहिए उसके लिए, तभी होगा। चलिए इसी के बी नंबर के पॉइंट में हम बात करने वाले हैं कि कैसे होने वाला है आपका जो क्या है, परफॉर्मेंस ऑफ डिवीजन बाय एप्लीकेंट बोथ एमटीएस और जीडीएस फ्रॉम पोस्टल डिवीजन, ठीक है, पोस्टमैन, मेल गार्ड के लिए। यहाँ पे आप सबसे पहले पॉइंट में देखेंगे पोस्टल डिवीजन के आवेदक के लिए, पोस्टमैन के पद के लिए डिफॉल्ट पहली वरीयता मूल डाक डिवीजन होगी। मतलब क्या कहा गया है इसमें, आपका जो पोस्टल डिवीजन है पहले आपका वहाँ पे ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस जो आपका है वहीं पे आपका सिलेक्शन पहले होगा। इसके बाद आवेदक को अन्य सभी पोस्टल डिवीजन के लिए अपनी वरीयता क्रम का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है तो इसका फॉलो होगा, देना होगा। इसके बाद सभी आरएमएस डिवीजन के लिए वरीयता क्रम देना होगा, जिससे इसके लिए उन्हें पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए अधिशेष उम्मीदवार माना जाएगा। मतलब सबसे पहले आपका जो चयन है एमटीएस से पोस्टमैन के लिए, जीडीएस से पोस्टमैन के लिए, तो सबसे पहले आपका पोस्टल डिवीजन में होगा। इसके बाद
आपने जो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस आपने सिलेक्ट किया हुआ अदर डिवीजन के लिए, फिर वहाँ पे आपका चयन किया जाएगा और इसी प्रकार से आरएमएस के लिए होगा। आगे देखते हैं इसके जो सी पॉइंट में दिया गया है, सी नंबर का पॉइंट ऊपर पे है। पोस्टल डिवीजन के आवेदक के लिए पोस्टमैन के पद के लिए डिफॉल्ट पहली वारीता जो है मूल डाक डिवीजन होगी। पहली वारीता क्या है, पहला जो आपका यूनिट है, आपका जो डिवीजन है वह होगा। इसके बाद आवेदक को अन्य सभी पोस्टल डिवीजन के लिए अपनी वारीता क्रम देना होगा। इसके बाद सभी आरएमएस वही चीज़ें हैं जो हमने ऊपर में देखी, ये अलग है, ठीक है, देना होगा। मेलगार्ड के लिए उम्मीदवार माना जाएगा। डी पॉइंट में यहाँ पे लिखा हुआ है डिफॉल्ट पहली वारीता मूल डिवीजन की होगी। इसके बाद आवेदक शेष डिवीजन के साथ आरएमएस इकाई प्रशासनिक कार्यालय के लिए वारीता क्रम जो है देंगे, ठीक है। चलिए इसका जो स्टेज चालू होता है इसे हम समझते हैं। स्टेज आपका कहाँ से कहाँ तक है, 1 to 13 स्टेज में आपको समझना, पूरा हिंदी पे है। और हम आपसे पहले ही कह रहे हैं कि यदि आपको वीडियो पसंद आ गए तो एक छोटा सा लाइक जो है आप ज़रूर कर देना, क्योंकि हमने इसके लिए 4 घंटे की मेहनत करके ये वीडियो हम रेडी कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। पहले स्टेज में बताया गया भर्ती विभाग के योग्य एमटीएस उम्मीदवार के सफल एमटीएस उम्मीदवार की मेरिट जो होगी डिवीजन वार सूची का प्रकाशन होगा। मतलब जो पहले पॉइंट में कहा गया है, तो आप जो भी एमटीएस क्वालिफाइड करेंगे, जो भी सफल होंगे, उनका जो लिस्ट बनेगा, मेरिट लिस्ट बनेगा, वो किसके हिसाब से बनेगा, डिवीजन वाइज बनेगा, ठीक है। पोस्टमैन और मेल गार्ड के पदों के लिए प्रत्येक श्रेणी में रिक्तियों की संख्या के लिए बराबर होंगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दूसरे स्टेज में क्या कहा गया। दूसरा स्टेज भी आपको समझना बहुत ही जरूरी है, आप इसे पूरा अच्छे से समझें। इन सफल उम्मीदवारों के मामले में पदोन्नति आदेश जारी किए जाएंगे। जैसे ही सफल हो जाते हैं उनके लिए जो ऑर्डर है, पदोन्नति आदेश जो है तुरंत ही जारी किया जाएगा, जो स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि यदि अधिकारी जो 7 दिन के भीतर प्रचार पद पर शामिल नहीं होता है तो इस अस्वीकार कर दिया गया माना जाएगा। छुट्टी पर गए अधिकारी को 7 दिन के बाद भी शामिल होने की अनुमति दी जाएगी यदि वे पदोन्नति को स्वीकार करने के लिए लिखित रूप में संवाद करते हैं और उस स्थिति में अधिकारी को स्वीकृत अवकाश अवधि समाप्त होने के बाद अनुमति दी जाएगी। मतलब यहाँ पे कहा गया है कि कोई भी कंडीशन में यदि एमटीएस जो है पास हो जाता है, ठीक है, पास होने के बाद उसको क्या है 7 दिन के अंदर अंदर उसको ज्वाइन करना है, नहीं करना है, उसके बारे में उसको जानकारी देना है। यदि कोई भी अधिकारी जो है छुट्टी पर है, कोई भी एमटीएस या फिर जीडीएस जो छुट्टी पर है, तो उसे क्या करना होगा, वह उसके जो सीनियर अधिकारी है, जो भी उसके नियंत्रण अधिकारी हैं, ठीक है, कंट्रोलिंग अफसर जो हैं, वह उनसे 7 दिन के अंदर अंदर उनसे पूरा सलाह लेंगे और वह लिखित रूप में संवाद करेंगे, लिखित रूप में उससे बात करेंगे कि मुझे ज्वाइन करना है, मैं जैसे छुट्टी से आऊँगा तो फिर उसकी जो सीट है उसको मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे रेड कलर पे लिखा है, नीचे पे नियंत्रण अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे सफल उम्मीदवार से संपर्क करें जो लिखित रूप में पदोन्नति पर में शामिल होने के लिए उनकी सहमति प्राप्त करने के लिए छुट्टी पर हैं। मतलब जो छुट्टी पर हैं और वह संवाद करते हैं, तो जो भी कंट्रोलिंग अफसर है उनको आदेश दिया जाता है कि उन अफसरों से क्या करें, संपर्क करें। इस तरह से जो उम्मीदवार प्रचार पदों में शामिल नहीं होना चाहते उन्हें लिखित रूप में सूचित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है, और जो भी उम्मीदवार इस वैकेंसी में शामिल नहीं होना चाहता है उसे लिखित रूप से बात करनी होगी, एक ऑर्डर देना होगा। स्टेज नंबर यहाँ पे आपका 3 है। वीडियो जो है हमारी ज़रूर लंबी हो सकती है, लेकिन आपको पूरा ज़रूर देखना है, क्योंकि आपको पूरा समझना है कि किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। चलिए, केवल चयनित उम्मीदवार को शामिल ना होने के कारण भर्ती के लिए अधिसूचित किसी भी रिक्ति की खाली रहने की स्थिति में भर्ती डिवीजन की मेरिट सूची के अगले एमटीएस उम्मीदवार को पदोन्नति आदेश जारी किए जाएंगे। बहुत ही बढ़िया है। जैसे यहाँ पास मान लो ये लिस्ट है, यहाँ पास 74, ठीक है, 72, 70, 71 और 70, ये 70 वाला जो उम्मीदवार है ये नौकरी नहीं करना चाहता है, तो इसके बाद जो 7 दिन के अंदर अंदर जैसे इसने मना कर दिया कि मुझे नौकरी नहीं करनी है, तो इसके बाद दूसरे एमटीएस कैंडिडेट को जिसका कि 72 मार्क आया है, इसको उसमें सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। पदोन्नति पद पर कार्य ग्रहण करने के उपरोक्त चरण 2 के अनुसार उच्चारण के इनकार करने की प्रक्रिया को दोहराया जाएगा।
दोहराया जाए का मतलब यह है कि यदि ये पहले नंबर का इनकार कर दिया तो दूसरे नंबर को लिया जाएगा, दूसरा व्यक्ति भी इनकार कर दिया तो फिर तीसरा नंबर को लिया जाएगा, यह भी इनकार कर दिया तो फिर इसको भी लिया जाएगा। मतलब अगर आपका 40 नंबर है, ऊपर के सबने इनकार कर दिया तो आपको 40 नंबर पे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसका जो चरण 4 है, इसका स्टेज 4 है, इस पे देखते हैं। चरण 3 की प्रक्रिया तब तक दोहराई जाएगी जब तक कि कब तक दोहराई जाएगी? जब तक कि भर्ती प्रभाग, भर्ती डिवीजन की सभी रिक्तियां समाप्त नहीं हो जाती। कब तक? जब तक डिवीजन में जितनी भी खाली स्थान हैं, जितनी भी सीटें हैं, सब भर नहीं जाती हैं, या फिर भर्ती विभाग के योग्य एमटीएस उम्मीदवार पदोन्नति के लिए उपलब्ध नहीं है। जैसे 4 सीट है यहाँ पास और 3 जीडीएस या फिर 3 एमटीएस है, तो ये खत्म हो जाए या फिर इधर से सीट खत्म हो जाए, कोई एक खत्म हो जाए, तब तक उस प्रक्रिया को दोहराया जाएगा। यही बात कही गई है। स्टेज नंबर 4 यहाँ पे 5 यहाँ पे देख सकते हैं। 5 में भी यही बात को फिर से कहा गया है और यहाँ पे आपको समझना बहुत ही जरूरी है। पोस्टमैन के पदों के लिए सभी पोस्टल डिवीजन में सफल एमटीएस जो है, इस पे बात क्या कही गई है, ऊपर में देख सकते हैं। सरप्लस लिस्ट ऑफ एमटीएस कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्टमैन मेल गार्ड। सरप्लस लिस्ट जो जारी किया जाएगा वो किस कंडीशन पे किया जाएगा? अभी देख सकते हैं अभी जीडीएस का नंबर नहीं आया है, सबसे पहले एमटीएस को प्राथमिकता दी गई है। पोस्टमैन पदों के लिए सभी पोस्टल डिवीजन में सफल एमटीएस उम्मीदवार की अधिशेष सूची का प्रकाशन जो है, पब्लिकेशन जो है, वारीता के अनुसार मतलब आपका जो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है उसके अनुसार आवंटित पोस्टल डिवीजन को इंगित करता है। प्रत्येक पोस्ट में एमटीएस के लिए निर्धारित रिक्तियों की संख्या के बराबर श्रेणीवार एमटीएस के लिए निर्धारित विभाजन होगा। इस प्रकार सभी आरएमएस डिवीजन में मेल गार्ड के पदों के लिए सफल एमटीएस उम्मीदवार मेरिट लिस्ट की अधिशेष सूची वारीता के अनुसार आवंटित आरएमएस डिवीजन को दर्शाती है। प्रत्येक में एमटीएस के लिए निर्धारित श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या के बराबर एमटीएस के लिए निर्धारित आरएमएस डिवीजन प्रकाशित किया जाएगा। सेम वही है। सबसे पहले आपका डिवीजन पे सिलेक्शन किया जाएगा, उसके बाद में आपने जो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस आपने जो भी डाला है उसके हिसाब से सरप्लस लिस्ट जो है अदर डिवीजन के साथ में निकाली जाएगी। पदोन्नति पद पर कार्यभार ग्रहण करने उपरोक्त चरण 2 के अनुसार पदोन्नति से इनकार करने की प्रक्रिया इस सूचना के साथ दोहराई जाएगी कि 7 दिन के भीतर पदोन्नति की स्वीकृति पर्याप्त होगी। उम्मीदवार को स्थानांतरण पर अनुमेय कार्यभार ग्रहण करने के लिए एनरे में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पास भी यदि कोई भी सरप्लस लिस्ट में उसका नाम आ जाता है उस कैंडिडेट का और वह फिर से शामिल नहीं होना चाहता है, जॉब में नौकरी नहीं करना चाहता, तो वह उसे लिखित रूप से जैसे ही देगा तो उसके नीचे जो कैंडिडेट होगा उसका सिलेक्शन यहाँ पे होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आगे उसी पे देखते हैं जो लास्ट में रहता है। नियंत्रण अधिकारी को यह सलाह दी जाती है कि ऐसे सफल उम्मीदवार से संपर्क करें जो लिखित रूप में पदोन्नति पद पर शामिल होने के लिए उनकी सहमति प्राप्त करने के लिए छुट्टी पर है। मतलब जो छुट्टी पर है उनसे संपर्क करना है कि आप 7 दिन के बाद हमारे यहाँ ज्वाइन करो। इस तरह से जो उम्मीदवार प्रचार पदों में शामिल नहीं होना चाहते हैं उन्हें लिखित रूप में इसकी सूचना देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है, क्या किया जाएगा? जो शामिल नहीं होना चाहता है और उसका सिलेक्शन हो गया, शामिल नहीं होना चाहता, तो उससे प्रोत्साहित यह किया जाएगा तुम अपनी सीट यहाँ से छोड़ो, दूसरा व्यक्ति यहाँ पे बैठेगा। स्टेज नंबर यहाँ पे 6 में क्या दर्शाया गया कि जो भी चरण आपने 5 में देखा, इसके पहले आपने जो भी देखा, प्रक्रिया में तब तक दोहराई जाएगी जब तक कि एमटीएस के लिए निर्धारित डाक विभाग की सभी रिक्तियां समाप्त नहीं हो जाती हैं या पोस्टल डिवीजन में एमटीएस उम्मीदवार पदोन्नति के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं। सेम कंडीशन वही है कि 6वें चरण में यह है कि जितने भी सरप्लस में, यदि सरप्लस में जितनी सीट है वह भर जाएंगी या फिर कोई भी एमटीएस जो है एलिजिबल एमटीएस जो है पास हो गया है तो वो नहीं रह जाते हैं, तब तक ऐसी प्रक्रिया दोहराई जाएगी। इस तरह चरण 5 में प्रक्रिया तब तक दोहराई जाएगी जब तक कि आरएमएस डिवीजन में सभी रिक्तियां समाप्त नहीं हो जाती हैं या फिर आरएमएस डिवीजन के योग्य एमटीएस उम्मीदवार पदोन्नति के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं। सेम कंडीशन आपकी आरएमएस के लिए भी हो जाती है। फॉर वैकेंसी ऑफ पोस्टमैन मेल गार्ड ए मार्क फॉर एमटीएस। देख सकते हो दोस्तों, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए और इसके लिए हमने 4 घंटे पूरा मेहनत किया है। हम एक ही चीज़ चाहते हैं कि हम इतनी बड़ी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आप एक लाइक करिएगा वीडियो में। स्टेज नंबर यहाँ पे आपका 7 है। 7 में आपको क्या देखना है, चलिए देखते हैं।
इफ वैकेंसी ऑफ पोस्टमैन मेल गार्ड ई मार्क फॉर एमटीएस आर स्टिल अवेलेबल, यदि पोस्टमैन की वैकेंसी या फिर मेल गार्ड की वैकेंसी एमटीएस के बाद बच जाती है तो उन वैकेंसी को क्या किया जाएगा। ठीक है, पोस्टमैन पदों के लिए सभी आरएमएस डिवीजन में सफल एमटीएस उम्मीदवारों के अधिशेष सूची का प्रकाशन जो है वरीयता के अनुसार आवंटित पोस्टल डिवीजन को इंगित करता है। यदि उसके बाद फिर से वैकेंसी बच जाती है तो वह जो है आपके पोस्टल डिवीजन को इंगित करता है, इंडिकेट करता है। प्रत्येक पोस्ट के लिए एमटीएस के लिए निर्धारित रिक्तियों की संख्या के बराबर श्रेणीवार एमटीएस के लिए निर्धारित विभाजन जो है, इस प्रकार सभी पोस्टल डिवीजन में मेल गार्ड के पदों के लिए सफल एमटीएस उम्मीदवार की अधिसूची आवंटित आरएमएस डिवीजन में दर्शाने के लिए वरीयता के अनुसार प्रत्येक में एमटीएस के लिए विभाजन श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या के बराबर एमटीएस के लिए निर्धारित आरएमएस डिवीजन प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है, आरएमएस के डिवीजन पर फिर इसके बाद प्रकाशित उसे किया जाएगा। पदोन्नति पद पर कार्य ग्रहण करने के चरण 2 के अनुसार पदोन्नति से इनकार करने की प्रक्रिया जो है संशोधन के साथ दोहराई जाएगी। 7 दिन के भीतर पदोन्नति पद में कोई भी स्वीकार करना वही चीज़ है, और नीचे भी वही चीज़ लिखी गई है कि कोई भी कैंडिडेट अगर छुट्टी पर है, क्या है, जो भी है, हमने इस बात को बार बार कहा है। चलिए आगे देखते हैं। स्टेज नंबर आपका जो 8 है, 8 को भी समझना है। चरण 7 के पूरा होने के बाद यदि अभी भी कुछ रिक्तियां शेष हैं तो जीडीएस उम्मीदवार के लिए उपलब्ध कुल रिक्तियों पर पहुंचने के लिए जीडीएस उम्मीदवार के लिए निर्धारित रिक्तियों में जोड़ा जाएगा। मतलब जीडीएस बहुत ही लास्ट में आएगा। यदि एमटीएस जो है किसी भी तरह से, मतलब पहले पोस्टल डिवीजन में जब तक एमटीएस का सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, उसके बाद में आरएमएस में लिया जाएगा, सरप्लस में लिया जाएगा, हर तरह से। उसके बाद यदि छोटी सी सीट बच रही है पोस्टमैन के लिए, फिर जीडीएस को उस पे जोड़ा जाएगा। ठीक है, यह चरण 8 में है। अब हम 9 में देखते हैं। प्रत्येक श्रेणी में रिक्तियों की संख्या के बराबर पोस्टमैन और मेल गार्ड के पदों के लिए भर्ती डिवीजन के योग जीडीएस उम्मीदवार में सफल जीडीएस उम्मीदवारों की डिवीजन वार सूची प्रकाशन की जाएगी। चयनित पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया जो नियुक्ति के प्रस्ताव को अस्वीकार करना उपरोक्त चरण 2 से 4 की प्रक्रिया के समान होगा तथा यह दोहराया जाएगा कि जब तक भर्ती प्रभाग की सभी रिक्तियां समाप्त नहीं हो जाती है, फिर भर्ती प्रभाग के योग जीडीएस जो हैं उम्मीदवार जो उसके लिए उपलब्ध नहीं होते हैं। यहाँ पास भी यदि जो हमने एमटीएस के लिए पूरा स्टेप 2 से 4 तक जो एक्सप्लेन किया गया है कि उसकी भर्ती को दोहराते जाएंगे जब तक कि उसके ऊपर वाला अगर मना कर दिया, फिर नीचे वाला आएगा, नीचे वाला भी मना कर दिया, उसके नीचे वाला आएगा, ऐसे दोहराना पड़ेगा जीडीएस के लिए भी। इस पॉइंट में यह दिया गया है। अब हम चलते हैं 10 नंबर पे। आप देख सकते हैं क्या है। इफ वैकेंसी फॉर पोस्टमैन मेल गार्ड ई मार्क फॉर जीडीएस आर स्टिल अवेलेबल, तो यदि जो आपकी डिवीजन पर बन रही थी वैकेंसी जीडीएस पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए, उसके बाद जीडीएस साथी जो है इस अप्लाई किया, उसके बाद भी आपकी जो सरप्लस सीट जो है बच जाती है, तो फिर सरप्लस लिस्ट जो है जारी की जाएगी अदर डिवीजन के साथ में, और उसी प्रकार से होगा जो आपने ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस डाला होगा उसके हिसाब से यहाँ पे भी सिलेक्शन होने वाला है। पोस्टमैन के पद के लिए सभी पोस्टल डिवीजन में सफल जीडीएस उम्मीदवार जो हैं कि अधिशेष सूची प्रकाशन वरीयता के अनुसार आवंटित पोस्टल डिवीजन को इंगित करता है। प्रत्येक पोस्ट में जीडीएस के लिए निर्धारित रिक्तियां संख्या के बराबर श्रेणीवार जीडीएस के लिए निर्धारित विभाजन होगा। इस तरह सभी आरएमएस डिवीजन से मेल गार्ड के पदों के लिए सफल जीडीएस उम्मीदवार की अधिसूची जो है आवंटित आरएमएस डिवीजन में दर्शाने वाली वरीयता के अनुसार, मतलब ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के अनुसार रिक्तियां की संख्या के बराबर श्रेणीवार प्रत्येक में डिवीजन से, ठीक है, सॉरी, प्रत्येक में जीडीएस के लिए निर्धारित आरएमएस डिवीजन में प्रकाशित किया जाएगा। चयनित पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया, नियुक्त के प्रस्ताव को अस्वीकार करने की प्रक्रिया चरण 7 की प्रक्रिया के अनुसार इस संशोधन के साथ पालन किया जाएगा कि जो भी 7 दिन के भीतर नियुक्ति के प्रस्ताव को स्वीकृति पर्याप्त होगी और उम्मीदवार को अनुमति दी जा सकती है अगले 15 दिन के भीतर भी शामिल होने के लिए। मतलब उसी पे यही चीज़ें हैं, और नीचे वही कहा गया कि जो भी छुट्टी पर हैं उनसे लिखित रूप में यदि वह आवेदन दे देते हैं तो जो भी अधिकारी हैं, कंट्रोलिंग अफसर हैं, उनसे वह संपर्क करेंगे, उन्हें ज्वाइन होने के लिए कहेंगे या फिर उसे छोड़ देने के लिए कहेंगे। ठीक है, आपका स्टेज जो 10 का ए पॉइंट है, 10 का ए पॉइंट है ये, ठीक है ना। उसी दिन स्टेज एक्स मतलब स्टेज 10 में संदर्भित अधिशेष सूची में प्रकाशन के दिन एमटीएस के पदों के लिए सफल जीडीएस उम्मीदवारों की जो मेरिट सूची है कि डिवीजन वार
सूची प्रत्येक श्रेणी की रिक्तियां संख्या के बराबर प्रकाशित की जाएंगी। ठीक है, उसी दिन की जाएंगी। चयनित पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया जो है, नियुक्ति के प्रस्ताव को अस्वीकार करने की प्रक्रिया उपरोक्त चरण दो की प्रक्रिया के समान दोहराई जाएगी। जो भी आपने 2 स्टेज में देखा है, चरण 2 में, स्टेज 2 में कि ऊपर वाले का नहीं हो रहा तो नीचे को लिया जाएगा, फिर ये भी मना कर दी तो इसके नीचे वाले को मेरिट के हिसाब से उसका जो चयन है करना पड़ेगा। और इसकी प्रक्रिया दोहराई जाएगी जब तक कि वहाँ की रिक्तियाँ खत्म नहीं हो जाती है या फिर वहाँ पे कोई भी जीडीएस उम्मीदवार, जो सफल जीडीएस उम्मीदवार है, वहाँ पे नहीं रह जाता योग्य। तब जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक चरण 10 में निर्दिष्ट अधिशेष सूची में शामिल होने वाले उम्मीदवार के विरुद्ध नियुक्त देने के लिए कार्यवाही शुरू नहीं की जानी चाहिए। चलिए हम देखते हैं 11 नंबर पे जो भी कहा गया है उसके बारे में। फॉर वैकेंसी ऑफ पोस्टमैन मेल गार्ड एम फॉर जेडीएस। ठीक है, चरण 10A में 10A का प्रक्रिया पूरा होने के बाद चरण 10 की प्रक्रिया तब तक दोहराई जाएगी जब तक कि जेडीएस के लिए निर्धारित डाक विभाग की सभी रिक्तियां समाप्त नहीं हो जाती हैं या डाक विभाग के योग्य जेडीएस उम्मीदवार पोस्टमैन के पदों पर नियुक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है। इस तरह चरण X की प्रक्रिया तब तक दोहराई जाएगी जब तक कि जेडीएस के लिए निर्धारित आरएमएस डिवीजन की सभी रिक्तियां समाप्त नहीं हो जाती। यह आरएमएस डिवीजन के योग्य जेडीएस उम्मीदवार मेल गार्ड के रूप में नियुक्ति के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं। आप यहाँ से एक बात यह समझें कि इस साल 2022 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें आपके डिवीज़न में या आपके सर्किल में जितनी भी सीटें हैं, सब सीटें जो हैं फुल हो जाएंगी। आपके डिवीज़न से फुल नहीं हो रही तो अदर डिवीज़न से सरप्लस लिस्ट में जाएगा, फिर वहाँ से सिलेक्ट हो ही जाएगा। ठीक है, तो इस साल आपको चयन और सक्सेस पाना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए 12 नंबर पे देखते हैं। 12 नंबर यहाँ पास सबसे पहले टोटल इंग्लिश पे, क्योंकि इसका जो भी पैराग्राफ है काफ़ी लंबा था तो हमने इसको अलग अलग स्लाइड में कर दिया। टोटल आप अब यहाँ पे हिंदी पे देख सकते हैं, इसके पहले आपने इंग्लिश पे देखा है। पोस्टमैन के पद के लिए सभी आरएमएस डिवीजन में सफल जेडीएस उम्मीदवार की अधिशेष सूची का प्रकाशन जो है वारीता के अनुसार आवंटित डाक डिवीजन को इंगित करता है। प्रत्येक डाक में जेडीएस के लिए निर्धारित रिक्तियों की संख्या के बराबर श्रेणीवार जेडीएस के लिए निर्धारित विभाजन। इस तरह मेल गार्ड के पदों के लिए सभी पोस्टल डिवीजन के सफल जेडीएस उम्मीदवार की अधिशेष सूची आवंटित आरएमएस डिवीजन को दर्शाने वाली वारीता के अनुसार रिक्तियों की संख्या के बराबर श्रेणीवार प्रत्येक में जेडीएस के लिए निर्धारित आरएमएस डिवीजन प्रकाशित किया जाएगा। चयनित पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया, नियुक्ति के प्रस्ताव के अस्वीकार करने की प्रक्रिया जो भी है, आप पूरा जो पिछला देखें उसी के अनुसार किया जाएगा, 7 दिन वाला जो भी है। और यहाँ पे आपका जो 13 नंबर का लास्ट स्टेज है इसको भी देख सकते हो आप, जो कि टोटल यहाँ पे इंग्लिश पे है और इसका हिंदी आप यहाँ पे देख सकते हैं। चरण जो 10A था की प्रक्रिया पूरा होने के बाद यदि किसी भी डिवीजन, किसी भी यूनिट, प्रशासनिक कार्यालय में एमटीएस की रिक्तियाँ उपलब्ध हैं, ठीक है, सरप्लस लिस्ट ऑफ जीडीएस कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस, यदि एमटीएस के लिए कोई भी रिक्तियाँ उपलब्ध हैं तो फिर किस में चले जाएंगे, तो आवंटित डिवीजन को इंगित करते हुए एमटीएस के पद के लिए सभी डिवीजन यूनिट में सफल जेडीएस उम्मीदवार की मेरिट लिस्ट को अधिशेष सूची यूनिट प्रशासनिक कार्यालय प्रयोग की गई वारीता के अनुसार रिक्त पद की संख्या के बराबर श्रेणीवार प्रत्येक मंडल, इकाई या फिर प्रशासनिक कार्यालय में जीडीएस के लिए निर्धारित प्रकाशित किया जाएगा। मतलब सभी का जो भी है सरप्लस लिस्ट को जो है जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, चयनित पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया, नियुक्ति के प्रस्ताव को अस्वीकार करने की प्रक्रिया में जो है चरण 2 की प्रक्रिया के समान इस संशोधन के साथ पालन किया जाएगा कि 7 दिन के भीतर नियुक्ति के प्रस्ताव को स्वीकृति पर्याप्त होगी और उम्मीदवार को आगे के भीतर शामिल होने की अनुमति दी जा सकती है। 15 दिन यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाएगी जब तक कि एमटीएस की रिक्तियां समाप्त नहीं हो जाती हैं या फिर कोई भी योग्य उम्मीदवार जो है नियुक्ति लिए उपलब्ध नहीं होता, जो कि पहले आपने देखा है। और यहाँ पे भी जो अधिकारी हैं उनसे संपर्क करेंगे छुट्टी उट्टी के लिए जो भी जैसा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको टोटल जो इस पे 13 चरण दिखाई दिए हैं आपको समझ में आ गए होंगे। हमने पूरा हिंदी और इंग्लिश में आपको समझाने का प्रयास किया है। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट जरूर करिएगा। कोई भी आपका सवाल है अगर तो कमेंट करके बताएं, या फिर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट डाल दें, हम आपकी कमेंट को ज़रूर ध्यान में लाएंगे, उसे ज़रूर रिप्लाई करेंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल पर यदि आप पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और इसके साथ ही यदि आप पोस्टमैन, एमटीएस, मेल गार्ड, पोस्टमैन, ठीक है,
इन सभी की तैयारी कर रहे हैं, PASA की तैयारी कर रहे हैं या फिर MTS की, तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस पर ज्वाइन हो सकते हैं। इन्फॉर्मेटिव इंस्टीट्यूट हमारा 4 साल से ऑनलाइन क्लासेस GDS साथियों को दे रहा है, MTS पोस्टमैन के लिए चल रही है, जिस पे बहुत ज़्यादा सफलता लोगों को मिली है, वह सक्सेस हुए हैं। और यदि आप भी जुड़ना चाहते हो तो आप हमारे इस WhatsApp नंबर 8349008189 पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इसी के साथ में बाय।